नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संघात्मक राज्य, फेडरल स्टेट। जो अंग्रेजी का शब्द है फेडरल, लैटिन भाषा के फोर्डरिस शब्द से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है लीग या संघ। अर्थात इसमें अनेक प्रांतों का संघ होता है जो अनेक कार्यों में स्वतंत्र होते हैं तथा साथ ही केंद्र भी अनेक अनेक कार्यों को संपन्न करता है। इसमें केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान सर्वोच्च होता है तथा एक संघीय न्यायपालिका होती है। अर्थात हमने देखा एकात्मक राज्य में केंद्र ही सर्वशक्तिमान होता था, लेकिन संघात्मक राज्य व्यवस्था में केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन होता है और इसमें संविधान सर्वोच्च होता है। ब्रिज के शब्दों में संघात्मक ढांचे में एक केंद्रीय सरकार होती है जो राज्य के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करती है तथा अनेक सामान्य विषय जैसे रक्षा, विदेशी संबंध, संचार आदि को संचालित करती है तथा राज्य की विभिन्न इकाइयां अपना अस्तित्व रखती हैं, राजस्व वसूल करती हैं तथा अपने कानून बनाती हैं। मूलतः संघात्मक राज्यों में प्रत्येक प्रांत या इकाई का संवैधानिक अस्तित्व होता है। उनमें आपसी समन्वय एवं सामंजस्य होता है तथा संविधान की सर्वोच्चता होती है। जब भी विवाद उत्पन्न होता है, संघीय न्यायालय उसका निराकरण कर निर्णय करता है। अगर हम देखें इस चित्र के अंदर, तो राज्य और संघ जो है, केंद्र है, उन दोनों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल किए जाते हैं जिसके संदर्भ में दोनों ही निर्णय लेते हैं। इस तरह संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति की स्पष्ट विभाजन होता है और कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उन्हें ये समवर्ती सूची में शामिल करते हैं। संघात्मक राज्यों की विशेषताओं के संदर्भ में हम बात करें तो जो संघात्मक राज्य, जो वर्तमान जो स्वरूप है संघात्मक राज्यों को, वो अमेरिका की देन माना जाता है, किंतु इसका अस्तित्व प्राचीन काल में भी था। ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में ग्रीस में शासन का यही सिद्धांत था। प्राचीन भारत के गणराज्यों की तुलना भी इससे की जा सकती है। वर्तमान संघवाद का उद्भव निसंदेह अमेरिकी पद्धति पर आधारित है, यद्यपि उसमें प्रत्येक राज्य अपनी दृष्टि से परिवर्तन कर लेता है। इसका उद्भव केंद्रोन्मुखी व बहिर्मुखी शक्तियों के मध्य समायोजन के फलस्वरूप होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से संघात्मक प्रारूप वृहत राज्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो जो बड़े राज्य होते हैं उनके लिए संघात्मक राज्य व्यवस्था अच्छी होती है, जबकि हमने देखा था छोटे राज्यों के लिए एकात्मक राज्य व्यवस्था श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट, विभक्त राज्य व लंबाकार राज्य जिनके अनेक मूल स्थल होते हैं, वहाँ भी ये उपयुक्त होता है। कनाडा, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया इसके उदाहरण हैं। इन राज्यों में विभिन्न जनसंख्या समूह दूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो जो विभक्त राज्य होते हैं या लंबाकार राज्य होते हैं, वहाँ पे संघात्मक राज्य व्यवस्था उपयुक्त होती है, जबकि जो संयुक्त राज्य होते हैं, है ना, जिनका विस्तार ज़्यादा नहीं होता, संयुक्त रूप से होते हैं, वहाँ एकात्मक राज्य व्यवस्था श्रेष्ठ रहती है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे संघात्मक राज्य हैं जिनका क्षेत्र विशाल है और जनसंख्या कम है। सामान्यतः संघात्मक शासन उन राज्यों के लिए उपयुक्त होता है जब विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग निवास करते हैं। तो जहाँ विभिन्नता पाई जाती है वहाँ के राज्यों में संघात्मक राज्य व्यवस्था श्रेष्ठ है, जबकि हमने देखा था एकात्मक राज्य में विविधता कम जिन राज्यों में पाई जाती है वहाँ वो श्रेष्ठ होती है। संघात्मक प्रशासन अधिक लचीला और स्थानीय विकास को प्रोत्साहन देने वाला होता है। संघवाद का भौगोलिक पक्ष, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो संघात्मक राज्यों के भौगोलिक होने के जो प्रमुख आधार हैं वो हैं प्रत्येक क्षेत्र या राज्य में विविधता होना, अर्थात विविधता भौगोलिक नियम है। इस विविधता को नकारा नहीं जा सकता, उससे सामंजस्य ही किया जा सकता है। तो विविधता को समेटे हुए होता है संघवाद। नंबर 2,
भौगोलिक विविधताओं में संघ एकता स्थापित कर उन्हें एक पटल पर मिलाता है, उन्हें साथ साथ रहकर सह अस्तित्व से रहना सिखाता है। मतलब जो संघवाद है वो भौगोलिक एकता की बात करता है, सह अस्तित्व की बात करता है। नंबर 3, इसके माध्यम से सामाजिक एकत्व की भावना जागृत होती है। विभिन्न भाषा, धर्म, जाति के लोग अलग होते हुए भी संघ से संबंधित रहते हैं। तो संघवाद मतलब विभिन्नताओं में सामाजिक एकत्व की भावना को उत्पन्न करता है। नंबर 4, इनमें दोहरा प्रशासन होता है। राज्य एवं केंद्र को क्षेत्रीय विकास की गति मिलती है। मतलब इसमें दोहरा शासन होता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास ही शक्तियाँ होती हैं, दोनों में शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है, अतः संघात्मक राज्य में दोहरा प्रशासन मिलता है। नंबर 5, राज्य एवं केंद्र मिलकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा एक इकाई का दूसरे के साथ अंतर संबंध स्थापित होता है, अतः देश के विभिन्न भागों की आवश्यकता देश में ही पूर्ण होने की आशा रहती है। तो जो संघात्मक राज्य है इसमें आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो राज्य जो है आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। एंड नेक्स्ट है महत्वपूर्ण विषय जैसे सुरक्षा, विदेश व्यापार, विदेश नीति, योजना, संचार आदि केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण राज्य सुरक्षित महसूस करते हैं और अपना संपूर्ण ध्यान इसी ओर लगाते हैं। तो जो प्रांत होते हैं किसी देश के, किसी राज्य के, वो राज्य के विकास में ज़्यादा मतलब अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, क्योंकि राज्य सुरक्षित महसूस क्यों करते हैं, क्योंकि केंद्र के पास ये शक्तियाँ होती हैं, वो उसकी जिम्मेदारी होती हैं। अतः संघवाद आर्थिक प्रगति की ओर ले जाता है और यही संघवाद के भौगोलिक पक्ष हैं। नेक्स्ट हम बात करें संघात्मक राज्यों के प्रकारों के बारे में। तो संघात्मक राज्यों में के अंतर्गत राज्य के विस्तार एवं जनसंख्या में भिन्नता है, वहीं उसके स्वरूप में भी विविधता है। प्रत्येक संघात्मक राज्य अपनी राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को समायोजित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, नाइजीरिया आदि प्रमुख संघात्मक राज्य हैं। भारत भी अपनी तरह एक विशिष्ट संघात्मक राज्य है। भारत के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो है क्वासी फेडरल स्टेट, अर्ध संघात्मक राज्य है भारत। ब्लिज ने संघात्मक राज्यों को निम्न प्रकार से वर्णन करते हुए आपसी लाभ पर आधारित, समन्वय व समझौते पर आधारित, केंद्रीकृत व आरोपित संघात्मक राज्यों में विभक्त किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसी हित पर आधारित संघ राज्य। कुछ संघात्मक राज्यों में एक ही प्रकार की जाति अथवा भाषा के लोग तो दूसरे में विविध क्षेत्रीयता वाले, किंतु दोनों में ही कभी कभी आपसी हित इस प्रकार के होते हैं कि संघात्मक स्वरूप अपना लेते हैं। कभी उन्हें विदेशी आक्रमण का भय होता है तो कभी आंतरिक कलह और अपनी सर्वोच्चता का। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक ही भाषा और समुदाय के निवासी हैं, किंतु उन्हें प्रशांत महासागर में अपने को सुरक्षित रखने का सदैव ध्यान रहता है। दूसरी ओर कनाडा का संघात्मक राज्य है। यह राज्य की जनसंख्या में विविधता है, 2 भाषाएं और क्षेत्रीय विविधता है, साथ ही इन्हें सुरक्षा भी चाहिए और आर्थिक विकास भी। ये संघात्मक स्वरूप में ही संभव है। इसी प्रकार संघात्मक राज्य ब्राज़ील और स्विट्जरलैंड हैं। स्विट्जरलैंड में संघ की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। वहाँ 4 प्रांतों में व्यापार का सामूहिक प्रयास किया गया है। अतः आपसी हितों पर आधारित संघात्मक राज्य हैं। नंबर 2 हम बात करें आपसी समझौते पर आधारित संघीय राज्य। कुछ संघीय राज्यों ने स्वयं अर्थात वहाँ के निवासियों ने इसे अपनाया। नाइजीरिया और भारत इसी श्रेणी के संघीय राज्य कहे जा सकते हैं। नाइजीरिया का प्रारंभिक संघीय स्वरूप औपनिवेशिक ब्रिटिश और स्थानीय नेताओं ने स्वीकार किया है तथा नाइजीरिया में 3 मूल स्थल हैं तथा उनको
अनेकों आदिवासी जातियां हैं जिनकी भाषाएं भी पृथक हैं। यह स्वतंत्रता के पश्चात गृह युद्ध की दशाएं पैदा हो गई, जिन्हें कठिनाई से शांत किया गया तथा देश को 12 प्रदेशों में विभक्त कर संघीय स्वरूप दिया गया। नेक्स्ट बात करें हम भारत की। भारत में जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो वहाँ लगभग 562 छोटे बड़े राज्य थे। क्षेत्रीय विविधता, विभिन्न भाषाएं, धर्म यहाँ प्रचलित हैं। फलस्वरूप इनमें समन्वय अत्यधिक कठिन कार्य था, किंतु कुशलता से राज्यों का पुनर्गठन किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र को शक्तियाँ प्रदान की तथा राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए। राज्य का पुनर्गठन का आधार भाषा को बनाया गया, किंतु भारत का संघात्मक स्वरूप अपने आप में विशिष्ट है, जिसका संवैधानिक आधार है। नेक्स्ट बात करें नंबर 3, केंद्रीकृत संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य हैं जहां केंद्रीय शक्ति की प्रधानता होते हुए भी संघीय स्वरूप है। सोवियत संघ और यूगोस्लाविया इसमें उत्तम उदाहरण है। सोवियत संघ जैसे विशाल विविधता से युक्त राज्य में साम्यवादी क्रांति के पश्चात केंद्रीय शक्ति की प्रधानता के साथ विभिन्न प्रांतों को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया। सोवियत संघ के 15 रिपब्लिक वृहत सांस्कृतिक समूह के आधार पर हैं, जिनका स्तर समान है, किंतु मूल शक्ति का केंद्र मास्को को बनाया गया। तो इस तरह से यहाँ सोवियत संघ में भी संघात्मक राज्य की व्यवस्था की गई। यूगोस्लाविया में 1919 तक एकात्मक शासन था जो असफल रहा। फलस्वरूप 1939 संघीय स्वरूप को अपनाया गया, जिसमें सभी समूहों का प्रतिनिधित्व दिया गया तथा विभिन्न प्रांतों का गठन किया गया, किंतु यहाँ भी शक्ति का केंद्र साम्यवादी सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्र है, मतलब उसका केंद्र अधिक शक्तिशाली है। एंड फोर्थ जो है वो है आरोपित संघात्मक राज्य। कुछ संघ ऐसे हैं जहां संघात्मक स्वरूप वहां के निवासियों की इच्छा के विरुद्ध या उनसे पूछे बिना लागू किए गए। इसमें अल्पमत के शक्तिशाली होने से वे शेष पर अपनी इच्छा आरोपित करते हैं। इस प्रकार के संघीय राज्य दीर्घजीवी नहीं होते, जैसे माली संघ, मध्य अफ्रीकी संघ, वेस्ट इंडीज संघ, पाकिस्तान आदि। इस प्रकार का संघात्मक स्वरूप पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आरोपित किया जाता रहा है। मध्य अफ्रीकी संघ एक दशक में समाप्त हो गया। पाकिस्तान के पूर्वी भाग बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया। तात्पर्य यह है, संघात्मक स्वरूप जब आरोपित होता है उसकी सफलता का संदेह होता है, वह अधिकांश से असफल हो जाता है। यदि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उसका निर्धारण होता है तो वह अवश्य सफल होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें विविधता में एकता की भावना होती है। उन पर आरोपित ना होकर आपसी सहयोग से होती है। जहाँ तक आरोपित होती है वहाँ संघ न तो केवल अस्थिर हो जाते हैं, अपितु समाप्त भी हो जाते हैं। अनेक देशों का भौगोलिक विस्तार भी उन्हें संघवाद की ओर प्रेरित करता है। धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।